Hello friends, we are going to study UPSC Economics for Prelims. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स को टैकल करने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ जबकि वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जहाँ एक महीने में कर लेते हैं, वहीं उनको इकोनॉमिक्स के लिए मतलब 2 से 4 महीने बस उसके बेसिक टर्म्स समझने में टाइम लगता है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें इकोनॉमिक्स को देखना कैसे है उसको। तो जिसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स में, वो एनसीईआरटी के बजाय मुझे लगता है कि महेश बर्नवाल की एक गीस्ट की बुक आती है, उसको उठाए। और सबसे पहला उसका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, फिर दूसरा है मार्केट मैकेनिज्म, ऐसे कर करके उसके 17 से 18 चैप्टर्स होंगे, जिसमें पहले वो उस बुक्स में बताएगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, उसके बेसिक टर्म्स, स्कैरसिटी मतलब क्या होता है। जबकि आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, अगर स्कैरसिटी लिखा होगा तो बेसिक लैंग्वेज में मतलब नहीं समझ पाते हैं हम। या फिर जैसे जो इमर्जिंग मॉडल्स आ गए हैं इकोनॉमिक्स में, फिर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कैसे इलास्टिसिटी क्या है, फिर उसमें कर्व्स होते हैं, फिलिप्स कर्व, स्नोड्स कर्व, लेफर कर्व, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट बहुत बार मेंशन होता है हमारे एडिटोरियल्स में, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो गिनी कोफिशिएंट जो हमारा इनइक्वालिटी नापता है, इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम्स। और फिर जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अरे जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, फिर अगर ये ग्रॉस है तो फिर नेशनल का क्या मतलब है, फिर डेप्रिसिएशन क्या है, मतलब ये सारी बेसिक टर्म्स जो आपको मतलब इस बुक में आराम से मिल जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन, स्क्विफ्लेशन क्या है, ये आप आराम से समझ सकते हैं। आफ्टर दैट आप जब बेसिक महेश बर्नवाल गीस्ट पढ़ लेंगे, जिसमें एक मतलब प्रॉपर आपको दिया हुआ है, उसके बाद आप उठा सकते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक, रमेश सिंह हुई, संजीव वर्मा हुई, या जो भी आपको सही लगे बुक वो आप उठा। बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, जैसे कि आजकल क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा ओरिएंटेड ऐसे करंट से होते हैं, जैसे रैपिड इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कैसे। तो इस सब चीज़ों को मतलब अगर आप समझे नहीं है तो उस क्वेश्चन को टैकल करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको सिंपल वही बेसिक बुक में भी आपको, अगर आप जाएंगे 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ने, तो बहुत थोड़ी डिफिकल्ट है, मतलब समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए तो अच्छा है कि आप महेश बर्नवाल की गीस्ट को देखें। और दूसरी बात ये है कि पहले आप इस इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले समझें कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमी। फिर उसके बाद आप उसके मतलब टर्म्स में देखें कि टाइप्स क्या हैं। फिर क्लासिफिकेशन भी इकोनॉमिक्स की ऐसे नहीं है कि ग्लोबल बेसिस पे है, जैसे क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमिक। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक क्या है, क्लोज है कि ओपन है। पहले एकदम बेसिक टर्म समझें कि हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी है कैसी। फिर वो मतलब किस सेक्टर, जैसे 3 सेक्टर में इकोनॉमी बटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। तो हमारे इंडिया में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे, जब आप एक बेसिक नेशनल लेवल पे इकोनॉमी समझ लेंगे, एक इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि आखिर हमें इस सब्जेक्ट में करना क्या है, पढ़ना क्या है। फिर आप आते हैं एक मार्केट पे कि अच्छा मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई आप देखेंगे, इलास्टिसिटी। फिर आप देखेंगे एक बार इंडिया के टर्म में भी हर चीज़ को सोचिएगा। तो जैसे आप मार्केट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिमांड है तो हमारे इंडिया में डिमांड मतलब अभी इन्फ्लेशन चल रही है, तो किस वजह से चल रही है इन्फ्लेशन, मतलब जनरल राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है। सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, ये बेसिक अंडरस्टैंड। पहले आपको तो सप्लाई और डिमांड समझना होगा कि होते क्या है सप्लाई और डिमांड। फिर आप आएंगे ऐसे, फिर जब आप ये बेसिक टर्म समझ जाएंगे तब आप आएंगे कि अच्छा इसमें कर्व्स जो है, मतलब कुछ ऑथर ने जो कर्व्स दिए हैं कि फिलिप कर्व, नोड्स कर्व, लेफर कर्व, ये क्या बनाया है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, फिर आप आराम से समझ जाएं। फिर आप इन्वेस्टमेंट मॉडल पे आएंगे। पहले के टाइम में इन्वेस्टमेंट मॉडल नॉर्मल आते थे, बट अब हैरोड और स्वान थोड़े से मतलब लेवल के जो हैं मॉडल्स, जो कि आपके आजकल इतनी वैरायटी हो गई है, इतने चेंजेस आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक में, इतने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं कि ये सारे मॉडल्स का यूज़ हो रहा है हमारे में। तो क्वेश्चन भी आज को हो रहा है। फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें अब जैसे लाइक मनी एंड, पहले मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ते थे तो M1 M2 M3 ऐसे करके, बट अब वो चीज़ें नहीं है। अब ये हमें ये पढ़ना है कि मनी एंड बैंकिंग में आजकल नए नए टर्म्स, अब बार्टर सिस्टम और उससे क्वेश्चन बहुत कम मतलब नहीं पूछता है। अब आपका पूछता है क्रिप्टो करेंसी क्या है आजकल चल रही है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, फिर भीम यूपीआई, ऐसे करके बहुत सारे पेमेंट मेथड्स आए हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछता है। फिर अगर इंडिया ने कोई मतलब कुछ इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन किया है दूसरे देश को, तो फिर किसके थ्रू, किस टर्म के थ्रू, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं कि इस लॉ के थ्रू ये हुआ है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी कुछ चीज़ें जो हमारे इंडिया में होती हैं वो किसी किसी मॉडल के तहत पहले से किसी ऑथर ने दे चुके हैं, या किसी ने कुछ लिखा है, कोई टर्म है, बस उसी के थ्रू होती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है कि पहले आप महेश बर्नवाल की गीस्ट उठाए, उसको 1-2 मतलब पूरा टोटल पढ़ ले। फर्स्ट टाइम में आपको शायद कुछ आए, कुछ समझ में ना आए, अगर समझ में भी आ गया तो कुछ याद नहीं होगा, बस आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ ये टर्म है, ठीक है। सेकंड टाइम में आप क्या करें कि फिर से उस बुक को उठाएं, वापस रिवीजन करें, बट उसके साथ साथ आप पेपर में भी देखते जाए। अगर पेपर में आपको दिख जाता है कि अच्छा स्क्यू इन्फ्लेशन, इंडिया में स्क्यू इन्फ्लेशन चल रही है, तो आप तुरंत जाएं और उस बुक को खोलें और स्क्यू इन्फ्लेशन पढ़ें कि स्क्यू इन्फ्लेशन है क्या आखिर, या गूगल कर लें, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इसके बाद। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका मीन्स का टॉपिक मेनली हो जाता है ये कि अर्बनाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर,
ये सब आपका मेंस का टॉपिक। तो मेंस पे जाने से पहले तो आपको प्रीलिम्स के बेसिक तो पता होने चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या, ठीक है। और जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि अब ह्यूमन डेवलप इंडेक्स हुआ, ये HDI, GNHI, MPI, ये सारे इंडेक्सेस आप देखते हैं डेली न्यूज़पेपर में निकलते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये फिर इन सबको मिला के किसी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है। और इसी से रिलेटेड आपको ये पता चलेगा कि अगर मोस्टली डेवलप और डेवलपिंग कंट्री कैसे मतलब बताई जाती है कि एक कंट्री डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है, तो आपको पता चलेगा कि SDI ही एक मतलब मेन मेजर होता है किसी कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप करने के लिए। तो आप जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे देन वो आप खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। टू प्रोवाइड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द टॉपिक्स, और जो करंट में एग्जाम्पल्स चल रहे हैं उनको रिलेट करके मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को और आगे बनाती जाऊँ। सो मेरी एडवाइस है कि पहले आप टेक्निकल टर्म्स के एक नोट्स टाइप बना लें कि ये है ये चीज़ें हैं क्या। जब आप ये टेक्निकल टर्म्स के नोट्स बना लेंगे तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। ये लैंड रिफॉर्म, ये नेचुरल अर्बनाइजेशन, ये सब मतलब आप बाद में भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड ही है सब कुछ। बट इनके लिए जो आपके टेक्निकल टर्म है, और क्वेश्चन भी आजकल यही पूछे जा रहे हैं RBI की पॉलिसीज़ के बारे में। RBI अगर पैसे बढ़ा देती है, घटा देती है, तो हमारे इकोनॉमी पे क्या असर होगा। तो पहले पता तो हो कि मतलब डिप्रिशिएशन एप्रिशिएशन होता क्या है। जब आप एक नोट्स बना लेंगे एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन और जितने भी टेक्निकल टर्म के छोटे छोटे आफ्टर दैट आप जब रोज़ पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर, आपको समझ में आता जाएगा कि ये है क्या। एंड थैंक यू सो मच।